साइबेरिया, इस नाम को सुनते ही मन में एक विशाल और कठोर भूमि की छवि उभरती है। एक ऐसी जगह जहां गहरी ठंड और सुनसान सुंदरता क्षितिज तक फैली हुई है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी विशालता को पूरी तरह समझ पाना इंसानी दिमाग के लिए लगभग असंभव है। उत्तरी एशिया का एक विशाल हिस्सा जो सीमाओं की अवधारणा को ही चुनौती देता है। पश्चिम में प्राचीन और प्राकृतिक विभाजन उरल पर्वतों से लेकर पूर्व में प्रशांत महासागर के बीहड़ किनारों तक इसका विस्तार है। इसकी विशालता सचमुच चौंका देने वाली है। उत्तर में इसकी तटरेखा आर्कटिक महासागर के साथ टूटी फूटी और बर्फीली है, जबकि दक्षिणी सीमा कजाकिस्तान, मंगोलिया और चीन के साथ साझा किए गए पर्वतों और घास के मैदानों की जटिलता है। यह केवल एक क्षेत्र नहीं है, यह महाद्वीप के भीतर एक और महाद्वीप है जो 13 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चीन और भारत दोनों से बड़ा यह विशाल भौगोलिक परिदृश्य गहन एकांत और कठोर वास्तविकताओं से भरा है। यहाँ यात्रा करना उस पैमाने का अनुभव करना है जो व्यक्ति को बहुत छोटा महसूस करा देता है, जहाँ खुद धरती ही हर कहानी की मुख्य पात्र बन जाती है। यहाँ की दूरियां साधारण घंटों में नहीं बल्कि दिनों और हफ्तों की लगातार यात्रा में मापी जाती है। ये एक ऐसी भूमि है जहाँ मानवता अक्सर हाल ही में और अस्थायी रूप से घुसी हुई प्रतीत होती है। बस्तियां बड़ी नदियों के किनारे या खुले मैदानों की तेज हवाओं से बचती हुई सिमटी रहती है। वेस्ट साइबेरियन प्लेन, यह लगभग अविश्वसनीय समतलता वाली भूमि है, एक विशाल विस्तार जो पृथ्वी के सबसे बड़े सतत समतल क्षेत्रों में से एक है। यह मैदान उरल पर्वतों से लेकर येनिसेई नदी तक हजारों किलोमीटर तक फैला है, जहां क्षितिज हमेशा एक सीधी आबाद रेखा की तरह दिखता है। यहाँ की भूमि ठीक से जल निकासी नहीं होने के कारण दुनिया के सबसे बड़े दलदलों और मार्शों का घर है, खासकर इसके मध्य और उत्तरी हिस्सों में। गर्मी के चंद महीनों में यह मैदान पानी से भरी दुनिया बन जाता है, तालाबों और दलदलों का एक जाल जिससे यात्रा बेहद कठिन हो जाती है। येनिसेई नदी के पूर्व में परिदृश्य में नाटकीय बदलाव आता है। यहाँ समतल मैदान सेंट्रल साइबेरियन पठार में बदल जाते हैं, एक विशाल ऊंचा क्षेत्र जो प्राचीन चट्टानों से बना है। ये एक अलग तरह की विशालता है, लहराते पहाड़ियां और चौड़े कटे फटे उच्च भूमि जो आसपास के मैदानों से कई 100 मीटर ऊपर उठी है। पठार में गहरी नदी घाटियां हैं, जिससे यहाँ की स्थलाकृति पश्चिम के एकरस समतल मैदानों की तुलना में अधिक विविध और बीहड़ है। इन विशाल मैदानों और पठारों का चरित्र ऋतुओं से गहराई से प्रभावित होता है। लंबी कठोर सर्दी के दौरान पूरा क्षेत्र मोटी बर्फ की चादर से ढक जाता है और दलदल नदियां जम जाती है, जिससे यह परिदृश्य एक समान सफेद रेगिस्तान जैसा हो जाता है। लेकिन वसंत के पिघलाव या रासपुतीसा के साथ भूमि फिर बदल जाती है। पिघलती बर्फ और बर्फबारी जमीन को गीला कर देती है, जिससे मैदान कीचड़ और पानी का समुद्र बन जाते हैं। समुदाय अलग थलग पड़ जाते हैं और परिवहन पूरी तरह ठप हो जाता है। ये विशाल समतल क्षेत्र खाली नहीं है, यहाँ जीवन की जिद्दी भले ही विरल उपस्थिति है। वेस्ट साइबेरियन प्लेन के दक्षिणी हिस्से स्टेपी में बदल जाते हैं, एक घास का मैदान जो ऐतिहासिक रूप से घुमंतू लोगों का मार्ग रहा है, और उत्तर में परिदृश्य फॉरेस्ट टुंड्रा और फिर नीरस वृक्षहीन टुंड्रा में बदल जाता है। मैदान और पठार वे आधार हैं जिन पर साइबेरिया की अन्य विशेषताएं बनी हैं। यही वे धरातल हैं जिन पर महान नदियां बहती हैं, टैगा के जंगल उगते हैं और जमी हुई धरती के नीचे अपार खनिज संपदा छुपी है। इनका खालीपन और विशालता प्रकृति की शक्ति का प्रमाण है। ये उत्तर की दुनिया के कच्चे अनियंत्रित स्वभाव की याद दिलाते हैं। जहां एक ओर साइबेरिया का बड़ा हिस्सा समतलता से पहचाना जाता है, वहीं इसके दक्षिणी और पूर्वी किनारे दुर्गम पर्वतों की मजबूत और नाटकीय रीढ़ से घिरे हैं। ये पर्वत एक सतत श्रृंखला नहीं बल्कि कई जटिल श्रेणियों का समूह है, हर एक की अपनी अलग पहचान और इतिहास है। दक्षिण में मंगोलिया की सीमा पर अल्ताई पर्वत उठते हैं, एक अद्भुत सौंदर्य वाली जगह जहां बर्फ से ढकी चोटियां, अल्पाइन घास के मैदान और गहरी घने जंगलों वाली घाटियां मिलती हैं। आगे पूर्व में सायन पर्वत इस दक्षिणी अवरोध को जारी रखते हैं। इनकी नुकीली चोटियां मंगोलिया और तुवा के साथ प्राकृतिक सीमा बनाती हैं।
ये अल्ताई से युवा और अधिक बीहड़ पर्वत हैं, तेज धार वाली चोटियों और दूर दराज की घाटियों का जंगल जो आज भी लगभग अज्ञात और अनछुआ है। ये महान येनिसेई नदी का स्रोत है जो साइबेरिया की मुख्य जीवन धारा है। सायन के आगे बैकाल पर्वत हैं जो विशाल बैकाल झील के पश्चिमी किनारे को घेरे हुए हैं, और स्तानोवॉय पर्वत जो साइबेरिया को सुदूर पूर्व से अलग करते हैं। साइबेरिया के सबसे पूर्वी हिस्से तीव्र भूगर्भीय गतिविधि का क्षेत्र है, प्रशांत रिंग ऑफ फायर का हिस्सा। कामचटका प्रायद्वीप सक्रिय ज्वालामुखियों, गर्म पानी के झरनों और गीजरों का शानदार परिदृश्य है। एक ऐसी जगह जहां पृथ्वी की भीतरी हलचल खुलकर दिखाई देती है। यहाँ की ऊंची शंखवाकार ज्वालामुखी अक्सर बर्फ से ढकी और भाप छोड़ती हुई किसी आदिम और लगभग अलौकिक दृश्य की रचना करती है। यह ज्वालामुखीय गतिविधि जहां एक और अद्भुत सौंदर्य रचती है, वहीं निरंतर खतरे भी पैदा करती है। पूर्वी पर्वतों में चर्स्की और वर्खोयांस्क पर्वत भी है। यह उत्तरी गोलार्ध के सबसे ठंडे स्थानों में गिने जाते हैं, जहां ऊंचाई और चरम अक्षांश का मेल सर्दियों में कल्पना से भी अधिक ठंड पैदा करता है। ये पर्वत सिर्फ भौगोलिक बाधाएं नहीं है, ये प्राकृतिक संसाधनों के विशाल भंडार भी हैं। इनकी भूगर्भीय जटिलता ने सोना, चांदी, लोहा और कोयले जैसे खनिजों के समृद्ध भंडार बनाए हैं। यहाँ की नदियां जो इन ढलानों से उतरती हैं, अपार जल विद्युत क्षमता रखती हैं, जिसे विशाल बांधों के निर्माण के जरिए दोहन किया गया है। साइबेरिया को कुछ सबसे शक्तिशाली और लंबी नदियों ने अपने जाल में बांध रखा है। ये विशाल जलमार्ग इस विशाल भूभाग की जीवन रेखा है। यहाँ 3 प्रमुख नदी प्रणालियां हैं जो सभी उत्तर की ओर बहती हैं और बर्फीले आर्कटिक महासागर में जाकर मिलती हैं। पश्चिम में ओब नदी है जो अपनी प्रमुख सहायक नदी इर्तीश के साथ मिलकर पश्चिमी साइबेरियाई मैदान का जल निकास करती है। उसे आगे पूर्व में येनिसेय बहती है जो अपनी अद्भुत शक्ति के लिए जानी जाती है और अक्सर पश्चिमी और पूर्वी साइबेरिया की सीमा मानी जाती है। अंत में लीना नदी पूर्वी पहाड़ियों के बीच से बहती है और इसका विशाल डेल्टा लैप्तेव सागर में फैल जाता है। ये नदियां वाकई विशाल हैं। इनके जल ग्रहण क्षेत्र लाखों वर्ग किलोमीटर में फैले हैं और वसंत तथा गर्मी के पिघलाव के दौरान इनका प्रवाह जबरदस्त रूप से बढ़ जाता है। सदियों से ये नदियां साइबेरिया के लिए मुख्य राजमार्ग रही हैं। एक ऐसे भूभाग में जहां सड़कों की कमी है और रास्ते दुर्गम हैं, वहां ये जलमार्ग अन्वेषण, व्यापार और बसावट के मुख्य रास्ते रहे हैं। सर्दियों में जमी हुई नदियां जिम्निक नामक बर्फीले रास्तों में बदल जाती है, जो ट्रकों और वाहनों को इस दुर्गम जंगल में जाने का ठोस रास्ता देती है। इन्हीं विशाल नदियों के बीच बसा है साइबेरिया का रत्न बैकाल झील। यह झील अपने आप में एक अजूबा है, एक प्राकृतिक चमत्कार जिसकी वैश्विक महत्ता है। ये दुनिया की सबसे पुरानी झील मानी जाती है, लगभग 25 से 30 मिलियन वर्ष पुरानी, और सबसे गहरी भी है, जिसकी गहराई 1600 मीटर से भी ज्यादा है। सबसे खास बात तो यह है कि इसमें दुनिया के सभी गैर जमी हुई ताजे पानी का लगभग 5वां हिस्सा है, जो उत्तरी अमेरिका की सभी ग्रेट लेक्स से भी ज्यादा है। बैकाल का पानी अपनी पारदर्शिता के लिए मशहूर है, जिसमें कई मीटर तक नीचे देखा जा सकता है। इस अनूठे, प्राचीन और अलग थलग माहौल में हजारों ऐसी वनस्पतियां और जीव पाए जाते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते, जैसे बैकाल सील, जो पूरी तरह से ताजे पानी में रहने वाली अकेली सील है। साइबेरिया की नदियां और झीलें जितनी जरूरी हैं, उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी पेश करती हैं। इनका उत्तर की ओर बहाव यह मतलब रखता है कि इनके निचले हिस्से, जो आर्कटिक के पास हैं, दक्षिण की तुलना में ज्यादा देर तक जमे रहते हैं। जब वसंत में बर्फ पिघलती है तो भारी मात्रा में पिघला हुआ पानी और बर्फ के टुकड़े नीचे की ओर बहते हैं, लेकिन ऊपर के हिस्से अभी भी जमे रहते हैं। इससे बड़ी बड़ी बर्फ की दीवारें और मौसमी बाढ़ आती है, जो आसपास के विशाल मैदानों को कई हफ्तों तक डुबो देती है। साइबेरिया के अधिकांश हिस्से में फैली है ताइगा, जो धरती का सबसे बड़ा स्थलीय बायोम है। यह एक विशाल, लगभग अंतहीन शंकुधारी जंगल है, लार्च, पाइन, स्प्रूस और फर के पेड़ों का समंदर जो लाखों वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। साइबेरियाई ताइगा की विशालता को शब्दों में बताना मुश्किल है। यह पृथ्वी के कुल वन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा है। ये बोरियल वन एक शांत,
गंभीर दुनिया है, जहां खासकर सर्दियों में बर्फ की चादर के नीचे सब कुछ मध्यम और गूंगा सा लगता है। यहाँ का परिदृश्य एक रूप है। घने पेड़ों की कतारें केवल कभी कभार किसी नदी, झील या दलदल द्वारा ही टूटती हैं। यहाँ रहने वालों या यात्रा करने वालों के लिए ताइगा कभी कभी शरण स्थली तो कभी कभी कैद खाना भी बन जाती है। यह जीवन निर्वाह का स्रोत भी है और एक घना भटकाने वाला जंगल भी। ताइगा का पारिस्थितिक महत्व बहुत बड़ा है। ये विशाल वन धरती के लिए एक विशाल फेफड़े की तरह है, जो वातावरण से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यह प्रक्रिया वैश्विक जलवायु को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाती है। साइबेरियाई ताइगा का स्वास्थ्य अंतरराष्ट्रीय चिंता का विषय है, क्योंकि वनों की कटाई, जंगल की आग और जलवायु परिवर्तन इसके अस्तित्व को खतरे में डाल रहे हैं। सदियों से ताइगा ने आदिवासी समुदायों और रूसी शिकारियों को सहारा दिया है, फर, लकड़ी और अन्य संसाधन देकर उनकी जीविका चलाई है। ताइगा के नीचे और वास्तव में पूरे साइबेरिया के नीचे एक और महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषता है, परमाफ्रॉस्ट। यह मिट्टी, चट्टान या तलछट की वह परत है जो लगातार कम से कम 2 वर्षों तक जमी रहती है। उत्तरी और पूर्वी साइबेरिया के कई इलाकों में यह परमाफ्रॉस्ट लगातार बना रहता है और इसकी गहराई 1000 मीटर से भी ज्यादा हो सकती है। यह हमेशा जमी हुई जमीन, परिदृश्य और किसी भी इंसानी गतिविधि के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ये पानी को बहने नहीं देती, जिससे पश्चिमी साइबेरियाई मैदान में विशाल दलदल और मार्श बनते हैं। ऊपर की सतह, जिसे सक्रिय परत कहते हैं, का हर साल पिघलना और जमना जमीन को हिलने, डुलने और धंसने का कारण बनता है, जिससे इमारतों, सड़कों और पाइपलाइनों को हमेशा खतरा बना रहता है। ताइगा और परमाफ्रॉस्ट का रिश्ता बहुत गहरा है। जंगल की छाया जमीन को इंसुलेट करती है, जिससे वह गर्मियों की थोड़ी सी गर्मी में भी जमी रहती है। लेकिन यह नाजुक संतुलन अब बदलते मौसम के कारण खतरे में है। जैसे जैसे वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, परमाफ्रॉस्ट बहुत तेजी से पिघलने लगा है। यह पिघलना न केवल बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि इसमें फंसी भारी मात्रा में कार्बन और मीथेन, जो शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसें हैं, को वातावरण में छोड़ता है, जिससे जलवायु परिवर्तन और तेज हो सकता है। साइबेरिया की जमी हुई जमीन, जो अब तक स्थिर आधार रही थी, अब वैश्विक पर्यावरणीय अनिश्चितता का स्रोत बनती जा रही है। इसके रहस्य धीरे धीरे और खतरनाक तरीके से बाहर आ रहे हैं। साइबेरिया की यह विशालता और विविधता इसे एक अनोखा घर बनाती है। एक ऐसा घर जहां जीवन ने खुद को अविश्वसनीय तरीकों से ढाला है। यहाँ के जीव जंतु सिर्फ जानवर नहीं हैं, वे इस कठोर भूमि के सच्चे योद्धा हैं, जिन्होंने यहाँ जीवित रहने की कला में महारत हासिल कर ली है। उनकी कहानियाँ धैर्य, शक्ति और दृढ़ संकल्प की कहानियाँ हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ हर दिन अस्तित्व की लड़ाई लड़ी जाती है और केवल सबसे मजबूत और सबसे अनुकूलनीय ही जीवित रह पाते हैं। तो आज मेरे साथ इस अविश्वसनीय सफर पर चलिए। हम साइबेरिया के घने जंगलों, बर्फीले मैदानों और गहरी नदियों में उतरेंगे और यहाँ के कुछ सबसे प्रमुख और अद्भुत जीव जंतुओं से मिलेंगे। हम जानेंगे कि वे इस चरम वातावरण में कैसे जीवित रहते हैं, कैसे शिकार करते हैं और कैसे अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम साइबेरिया के जंगली हृदय की गहराई में उतरने वाले हैं। ये एक ऐसा रोमांच होने वाला है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। साइबेरिया के असली शासक यहाँ के स्तनधारी हैं। ये जानवर इस बर्फीले साम्राज्य की आत्मा है। सबसे बड़ा शिकारी है साइबेरियन टाइगर, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली, जो घने जंगलों में अकेले घूमता है। भूरा भालू भी यहाँ का ताकतवर निवासी है, जो गर्मियों में जामुन और मछली खाता है और सर्दियों में लंबी नींद लेता है। भेड़ियों के झुंड मिलकर शिकार करते हैं। उनकी टीम वर्क कमाल की है। मूस अपने विशाल सींगों के साथ दलदली भूमि में घूमता है। बारहसिंगा या रेंडियर बड़े झुंडों में टुंड्रा पार करते हैं। कस्तूरी बैल अपने लंबे बालों से बर्फीली हवाओं से बचते हैं। पेड़ों पर फुर्तीला सेबल रहता है, जिसकी फर बहुत कीमती है। वुल्वरिन छोटा लेकिन बेहद साहसी शिकारी है, और लेमिंग, जो कई शिकारियों के लिए भोजन का स्रोत हैं। जब जमीन बर्फ से ढक जाती है, साइबेरिया का आकाश जीवन से भर जाता है। यहाँ के पक्षी
इस कठोर भूमि के सच्चे घुमंतू हैं। साइबेरियन क्रेन अपनी लंबी यात्राओं के लिए प्रसिद्ध, गर्मियों में यहाँ प्रजनन के लिए आते हैं और सर्दियों में दूर दक्षिण की ओर उड़ जाते हैं। ऊंचाई पर गोल्डन ईगल और सफेद पूंछ वाले ईगल जैसे शिकारी आकाश पर राज करते हैं। रात में बर्फीला उल्लू और ग्रेट ग्रे उल्लू अपने क्षेत्र की रक्षा करते हैं। गर्मियों में झीलें और नदियां जल पक्षियों की चहचहाहट से गूंज उठती हैं। जंगलों में ब्लैक ग्राउज और कैपरकैली अपने अनोखे प्रेमालाप से जीवन भर देते हैं। साइबेरिया की सतह भले ही जमी हुई दिखे, लेकिन बर्फ की मोटी परतों के नीचे यहाँ की नदियों और झीलों में जीवन का एक और संसार बसता है। यहाँ का पानी अविश्वसनीय रूप से ठंडा और साफ है, जो मछलियों की कई प्रजातियों के लिए एक आदर्श घर है। इनमें सबसे प्रसिद्ध शायद सैल्मन है। ये मछलियां अपना जीवन समुद्र में बिताती हैं, लेकिन अंडे देने के लिए वे उसी नदी में लौटती हैं जहां वे पैदा हुई थीं। ये एक अविश्वसनीय और कठिन यात्रा होती है, जिसमें उन्हें तेज धाराओं और शिकारियों का सामना करना पड़ता है। उनकी यह यात्रा न केवल उनके जीवन चक्र का हिस्सा है, बल्कि भालू और ईगल जैसे कई अन्य जानवरों के लिए भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। साइबेरिया की गहरी और प्राचीन नदियों में स्टर्जन जैसी प्रागैतिहासिक मछलियां रहती हैं। ये मछलियां डायनासोर के समय से मौजूद हैं और बहुत धीमी गति से बढ़ती हैं। कुछ तो 100 साल से भी अधिक जीवित रहती हैं। उन्हें उनके कीमती अंडों यानी कैवियार के लिए जाना जाता है, जिसने दुर्भाग्य से उन्हें अत्यधिक शिकार का निशाना बना दिया है। वैसे दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल झील अपने आप में एक अनोखा पारिस्थितिकी तंत्र है। यहाँ ओमूल नाम की एक विशेष मछली पाई जाती है, जो सिर्फ इसी झील में मिलती है। ये स्थानीय लोगों के लिए भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस झील की जैव विविधता का एक अनमोल रत्न है। इन प्रसिद्ध मछलियों के अलावा साइबेरिया के पानी में और भी बहुत कुछ है। पाइक अपने दांतेदार मुंह के साथ एक घात लगाकर हमला करने वाला शिकारी है, जो पानी के नीचे छिपे हुए अपने शिकार का इंतजार करता है। ये सभी मछलियां, बड़ी और छोटी, इस बर्फीले पानी के नीचे एक जटिल खाद्य जाल बनाती हैं। वे साइबेरिया के जलीय जीवन की रीढ़ हैं, जो इस ठंडे और गहरे संसार में जीवन को संभव बनाती हैं। साइबेरिया की कड़ाके की ठंड में सरीसृप और उभयचर जैसे ठंडे खून वाले जानवरों के लिए जीवन आसान नहीं है, लेकिन कुछ प्रजातियां जैसे छिपकलियां और सांप दक्षिणी साइबेरिया के गर्म इलाकों में सूरज की गर्मी का पूरा फायदा उठाती है। वे चट्टानों पर धूप सेंकते हैं और सर्दियों में हाइबरनेशन में चली जाती हैं। वे जमीन के नीचे छिपकर अपनी धड़कन और सांस को बेहद धीमा कर लेती हैं। लेकिन सबसे अद्भुत है साइबेरियन सैलामेंडर, जो आर्कटिक सर्कल के अंदर तक पाया जाता है। यह पूरी तरह से जम सकता है और फिर भी जीवित रह सकता है। इसका शरीर प्राकृतिक एंटी फ्रीज बनाता है, जो इसे बर्फ में भी सुरक्षित रखता है। यह दिखाता है कि जीवन सबसे कठिन परिस्थितियों में भी पनप सकता है।